हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं कि जो भी आपके कक्षक होते हैं यानी उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो भरने के कुछ नियम्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आवभाव का नियम। तो आवभाव का सबसे पहले अर्थ क्या होता है कि निर्माण करना या रचना करना होता है। और जो आवभाव का नियम किसने दिया था? बोर नामक एक साइंटिस्ट था, उसने क्या दिया था? आवभाव का नियम दिया था। आवभाव ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो आपके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले क्या करेंगे? जिसकी ऊर्जा कम होती है उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जिससे थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। यानी जो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को भरना होता है। और ये क्या करते हैं? जो आपके परमाणुओं के किसने दिया था? बोर नामक साइंटिस्ट ने। परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। ये मैंने यहाँ पर क्या बनाया है? ऊर्जा का बढ़ता हुआ जो कक्षक होते हैं उनका एक चार्ट बनाया है। यानी 1s 2s 3s 4s 5 6 7 8 आगे नीचे चलते रहेंगे। फिर 1p तो होता नहीं है तो क्या होता है? 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। फिर 2d होता नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3d 4d 5d 6d 7d आगे 8 9 ये चलते रहते हैं। फिर 3f होता नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 4f 5f 6f 7 8 आगे इस प्रकार चलता रहता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं? 1s में। किस में भरे हैं? 1s में। फिर वापस मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, यानी 1s में बनने पर बाद में क्या है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसकी जाता है? 2s की। तो 2s में इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। फिर 2s के इक्वल किसकी है? 2p में है। तो 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 2p में। 2p के बाद में किसकी जाता है? 3s, तो 3s की आ जाएगी। फिर किसकी आ जाएगी? 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p 6f 7d और फिर क्या आता है? 7f में। यानी ये क्या है? ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम होता है वो है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना हमारे को? इसमें इलेक्ट्रॉन से भरने होते हैं। फिर बात करते हैं कि जो आवभाव के नियम को क्या करते हैं? कुछ नियम फॉलो करते हैं। यानी आवभाव के मेन नियम है जिनको क्या करते हैं? कुछ नियम फॉलो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन से कैसे भरे जाते हैं। उसमें पहला है n+l का नियम या बोर-बरी का नियम, या सेकंड ये है पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, या अर्धपूरितया पूरे जो कक्षक होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं। तो सबसे पहले n+l का नियम या बोर-बरी का नियम, तो बोर और बरी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। यानी जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो आपके n और जो l की वैल्यूज होती हैं उनके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। यानी n+l का मान अगर जिसका कम होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और n+l का मान अगर अधिक होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? अधिक होती है। तो बोर बरी या n+l के नियम के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं जिसके लिए n+l का मान क्या हो? कम हो, या जिसकी एनर्जी कम हो। और बाद में किसमें भरते हैं? जिसमें n+l का मान क्या हो? ज़्यादा हो। तो यानी क्या है? तो अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल 5s और एक 4d है। तो 5s के लिए n का मान क्या होता है? 5 हो गया। और l का मान क्या होता है इसके लिए? 0। तो 5 + 0 कितना हो गया? 5। 4d के लिए बात करते हैं तो n का मान क्या है? 4 है। और d के लिए l का मान क्या होता है? 2 होता है। तो कितने हो गए? 6। तो इन दोनों में अगर बात की जाए तो n+l का मान किसका ज़्यादा है? 4d का। 4d का क्या मान है? ज़्यादा है। किन से? 5s से। यही है इसमें। तो मैंने इसमें क्या बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? यानी 4d का मान अगर ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। किन से? 5s से। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाएंगे? 5s में। उसके बाद किस में जाएंगे? 4d में। और आवभाव ने क्या बताया था? पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? यहाँ पर देख लीजिए, ये तो आपका क्या है? 5s है। और ये यहाँ पर क्या है? 4d है। ये आपका 4d है। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसकी एनर्जी क्या होती है? कम, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। उसके बाद में 4d मैंने n+l का नियम, यानी पहले किस में है? 5s में। 5s के बाद में किस में जा रहे हैं दोस्तों? 4d में इलेक्ट्रॉन से भरे जाते हैं। यानी जो आपका n+l का नियम या बोर-बरी का नियम था वो भी क्या था? आपका आवभाव नियम को फॉलो कर रहा था।
फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जो पाउली का अपवर्जन होता है उनको डिटेल में देखते हैं वो क्या होता है। तो सेकंड अपना है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो पाउली ने क्या किया था, क्या बताया था कि कोई भी अगर कक्षक होता है उसमें मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चक्रण क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। ये बोल सकते हैं कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनकी चारों जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, यानी मुख्य, द्विगंशी, चुंबकीय और जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है उनका मान कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए समान नहीं हो सकता। यानी मुख्य क्वांटम, द्विगंशी और चुंबकीय अगर क्वांटम संख्या का मान अगर समान है तो आपके जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है उनका मान क्या होता है, हमेशा दूसरा होगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं होगा। अगर इसका प्लस हाफ है तो दूसरे का क्या होता है, हमेशा माइनस हाफ होता है। ये किसने बताया था, पाउली का अपवर्जन ने बताया था। यानी एक कक्षक क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या हो सकते हैं, दोनों के चक्रण क्या हो, विपरीत होने चाहिए। अगर विपरीत होते हैं तो क्या होता है, स्टेबल होता है। और अगर दोनों के मान ली इस प्रकार हो, यानी सेम चक्रण वाले हो, तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले क्या हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। किसने बताया था, पाउली ने। थर्ड अपने हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, यानी इसने हुंड नामक साइंटिस्ट से क्या बताया था कि अगर समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स हो, यानी जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ऊर्जा क्या हो, समान हो, तो उसमें युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक सभी में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। यानी समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी संभव है जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल्स में क्या हो, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए। जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए उसके बाद क्या होता है, उसका युग्मन होना स्टार्ट होता है। जैसे हमारे पास में क्या हो, पी कक्षक है, उसमें हमारे पास में क्या है, पहले P3 है, यानी पी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो पी में क्या होते हैं, PX, PY और PZ, PX, PY और PZ है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले क्या करेंगे, पहले PX में एक आएगा, फिर PY में, फिर PZ, क्योंकि तीनों की जो एनर्जी और ये ऑर्बिटल्स वो क्या है, तीनों की समान है। तो पहले सभी में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले एक आ गया PX में, फिर PY में, और फिर युग्मन होना स्टार्ट हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होता है। पहले क्या होंगे, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर अगर मान लीजिए क्या है, P4 आ जाए, यानी P कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो P में क्या है, पहले क्या हो रहे थे, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या होता है, वापस उसका युग्मन होना स्टार्ट होता है। यानी इनकी ऊर्जा क्या है, समान है। तो पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सभी में एक एक, फिर क्या होता है, उसका युग्मन होना होता है। ये किसने बताया था, हुंड नामक साइंटिस्ट ने अपनी अधिकतम बहुलकता के नियम में। फिर आते हैं अर्धपूरित या जो पूर्णपूरित जो कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। किनसे, अन्य कक्षकों से। यानी जो अर्ध भरे हुए या पूर्ण भरे हुए जो कक्षक होते हैं वो अन्य कक्षकों से क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। उसका कारण ये है कि जो इसकी जो स्थायीकरण जो ऊर्जा होती है वो अन्य कक्षकों से क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक सममिति में भरे हुए रहते हैं। यानी कि पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों से अधिक होता है। कारण क्या दिया है, स्थायीकरण की ऊर्जा क्या होती है, जो अन्य कक्षक होते हैं उनसे क्या होती है, अधिक होती है। और जो स्थायीकरण ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा। फॉर्मूला क्या है, विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा। और विनिमय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल n कोष्टक n-1/2k। क्या है, स्मॉल n कोष्टक n-1/2k। n क्या आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है। और जो युग्मन होता है उसका फॉर्मूला क्या है, अक्ष पाई। क्या है, अक्ष पाई है। और अक्ष यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन की संख्याएं होती हैं वो। तो अर्धपूर्ण और जो पूर्ण भरे कक्षक क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक तो D4 का लिया है और एक D5 के लिए लिया है। तो D4 में कितने होते हैं, 5 क्या होते हैं, उपकोष होते हैं D कक्षक में। तो 1 ये कौन कौन से होते हैं, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz और dzx। तीनों की ऊर्जा क्या होती है, 500 की ऊर्जा क्या होती है, सॉरी, समान होती है। तो पहले D4 में क्या है, सभी में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। फिर इधर क्या लिया हमने, D5 लिया है। तो सभी में क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, किसके अकॉर्डिंग, हुंड की अधिकतम बहुलकता के अकॉर्डिंग, क्योंकि सभी ऊर्जा क्या है, समान है। इसलिए क्या कर दिए, पहले इसमें 4 थे तो 4 में आ गए, 5 क्या खाली था। अब 5 है तो 5 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर अगर इसकी स्थायीकरण ऊर्जा निकालते हैं तो D4 के लिए स्थायीकरण ऊर्जा का मान होता है हमारे को 6
K प्रेजेंट होता है, जबकि D5 के लिए स्थायीकरण ऊर्जा का मान कितना होता है 10 K होता है। तो जिसकी स्थायीकरण ऊर्जा का मान क्या होगा अधिक होगा वो क्या होते हैं अधिक स्थायी होते हैं। तो D4 और D5 की अगर बात करें कि इनमें कौन सा स्टेबल होगा, तो कौन सा स्टेबल होता है D5 क्या होगा अधिक स्थायी होगा, क्योंकि ये क्या है एक तो अर्धपूरित है और इसकी स्थायीकरण ऊर्जा का मान भी क्या है अधिक है। किसकी कंपेयर में D4 की कंपेयर में, यानी स्थायित्व का क्रम क्या होगा D5 क्या है स्टेबल है किसकी कंपेयर में D4 की कंपेयर में। अगर रीजन पूछा जाए तो स्थायीकरण ऊर्जा का मान क्या है इसका अधिक है और इसमें क्या है सममित तत्व है, जबकि सममित तत्व नहीं है। तो ये थे आपके जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स बनने के कुछ नियम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।